बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज सुबह कुछ अच्छी खबर नहीं आई है। ख़ास तौर पे हम अगर बात करें इंटरनेशनल अरीना पे, जो ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं, लेकिन हमास सियासी विंग के जो सरबराह हैं इस्माइल हनिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद हो गए हैं। पासदारान इनकलाब का ये कहना है कि इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद किया गया है, जबकि ईरानी टेलीविज़न ने उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्माइल हनिया ईरानी सदर की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है उसमें शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। उनकी क़यामगाह पर हमला करके उन्हें शहीद किया गया है, जबकि ईरान ने यह भी कहा है कि कातिलाना हमले की तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है जी। हमें पता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है ओवरऑल जो इंटरनेशनली हम देख रहे हैं। फ़लस्तीन का मामला हो, इसमें हमास के जो सियासी विंग के सरबराह हैं इनका इस तरह से कातिलाना हमले में शहीद होना डेफिनेटली, और ईरान के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट सिनेरियो को क्रिएट करती हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ जी मुल्क की जो सियासी मामलात हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। चीफ जस्टिस जो काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो पिछले चंद रोज से सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई जा रही थी, हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद ये मामला अब कौमी असम्बली के इजलास में भी उठा दिया गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार साहब ने कहा है कि रियासत पाकिस्तान में किसी को कत्ल के फतवे जारी करने का हक नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल भी पेश किया गया है, जिसे ऐवान की इजाज़त से कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया है। हुकूमत इलेक्शन एक्ट में जी तरमीम क्यों चाहती है और इसके साथ क्या होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और कल बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया है, मगर अब देखना यह होगा कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी मुज़ाकरात के दरवाजे अभी खुले हैं या नहीं, क्योंकि DGISPR वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि 9 मई पर माफ़ी मांगे बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसके अलावा IPPs के खिलाफ जहां अपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही हैं और हमें पता है हुकूमती इत्तेहादी भी इस मामले पर आवाज़ उठाने लगे हैं। ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सवाल जाफ़र साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सवाल साहब कि आपने हमें गुड मॉर्निंग पब्लिक में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं हमास वाले मामले पर आपका कॉमेंट चाहूँगी। जो इस्माइल हनिया साहब हैं, इनका कत्ल होना और कातिलाना हमले में शहीद होना, ये किस तरफ मामलात को लेकर जाएगा? गुजारिश है जी कि इज़राइल ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ और बिलखुसूस फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ और अब हाल ही में और भी बतौर ख़ास इन्होंने हमास के ख़िलाफ़ जो एक ऑपरेशन शुरू किया है, जिसकी इब्तिदा 7 अक्टूबर से हुई थी, और उसमें अब तक 40,000 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। और शोहदा में ये जो इस्माइल हनिया हैं, पॉलिटिकल विंग के लीडर थे हमास के, इनके 3 बेटे और 6 पोते और पोतियां भी उनको शहीद कर दिया गया था और इजरायली हमले में। अब इस्माइल हनिया के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बड़े सुलहजू और बड़े मिलनसार शख्स थे। मुझे भी इनसे मिलने की इज्जत हासिल हुई थी दोहा में कुछ साल पहले, और ये उस वक्त भी बात यही कर रहे थे कि हम ब्लड बात नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि खून रेजी हो। हमारी ये ख्वाहिश है कि इजराइल को अमन की तरफ आना चाहिए, को एग्जिस्टेंस की तरफ आना चाहिए। और हर चंद के उनका ये मौक़िफ़ था कि इजराइल जो है एक गैर कानूनी और नाजायज़ रियासत है, लेकिन चूँकि ये एक हकीकत बन चुकी है, इसलिए हम समझते हैं कि हमें भी ज़िंदा रहना चाहिए और हम उनके ज़िंदगी के हक़ को भी तस्लीम करते हैं। तो उस एतबार से एक बहुत ही मुतनासिब और मतवाज़न शख्स को इजराइल ने निशाना बनाया है, और ये पता नहीं सिलसिला कब तक चलेगा। लेकिन आप हैरतज़दा होंगी कि आज ही के दिन इजराइल ने बैरूत में भी हमला किया है, और आज ही के दिन उसने तेहरान में अपने एजेंटों के ज़रिए से इस्माइल हनिया को शहीद भी किया है। इस्माइल हनिया की इस शहादत को मेरी दानिश में अभी तो चूँकि बिल्कुल इब्तदाई इतलात आई हैं, और मुमकिन है कि ये बात आगे चले और इजराइल इसको हमास और जो लेबनान में इनकी कुव्वत पाई जाती है, जो ईरान के तरफदार हैं, उनके दरमियान इसकी जो मुखालफत है, ये जो कि ज़्यादा पब्लिक नहीं है लेकिन दरूने खाना वो मुखालफत है। मेरा ये ख्याल है कि इजराइली जो हैं इसको उस तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात समझ में आने वाली नहीं है कि एक इतना बड़ा फ़लस्तीनी रहनुमा हमास के
पॉलिटिकल विंग के लीडर, उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तेहरान में थे और उनको ईरान की हुकूमत शायद इतनी खातरखा सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकी। हमारे पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार भी कल उसी तकरीब में शिरकत के लिए तेहरान गए हुए थे, जिसके लिए इस्माइल हनिया आए थे। मतलब यह है कि ईरान के जो नए सदर हैं उनके हलफ बर्दारी की तकरीब थी। अल्हम्दुलिल्लाह सेनेटर इसहाक़ डार तो आज अल सुबह वतन वापस आ गए हैं, लेकिन बहुत तकलीफ़ हुई कि इस्माइल हनिया जैसे एक नेक सीरत और एक सुलहजू शख्स को इस तरीके से किसी एजेंट ने निशाना बनाया और न सिर्फ वो भी जाँ बाज़ हुए बल्कि उनका मुहाफ़िज़ भी उसमें शहीद हो गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इजराइल के लिए कोई अमन का पैगाम वहाँ से आएगा। इजराइल के साथ जो ये फ़लस्तीनियों का एक जज्बा है, वो फ़लस्तीनी जो पिछले 75 साल से अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, वो इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मैं समझता हूँ कि इसका रिएक्शन के तौर पर यकीनन इजराइल के साथ दो हाथ करेंगे और इजराइल को इसमें कोई अमन और सुकून मुयस्सर नहीं आएगा। और लेकिन बहरहाल ये हमें बहुत ही तकलीफ दे, डेफिनेटली बहुत अफसोसनाक खबर है। अब दूसरी जानिब सौले साहब, आपने ख़ुद भी बात की कि ईरान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे अब इस नए सदर की जो हल्फ बर्दारी तकरीब है उसके अंदर, और इससे पहले ईरानी सदर वाला मामला जिसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज इस वक्त मौजूद हैं और एग्जिस्ट भी कर रही हैं, लेकिन उसके बाद अब ये एक और वाक़या होना, और दो कि हम इजरायली लॉबी के हवाले से भी आपने बात की कि दुनिया भर में जहाँ वो जिन्होंने बेरूत पर हमला किया है और जो अपनी वो इंटरनली रूट्स को लेकर अब डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे खित्ते के अंदर, इस पे जो बाकी कुव्वतें हैं उनका स्टांस भी तो बहुत वाज़ेह होना चाहिए कहीं ना कहीं। मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ और दीगर ममालिक की बात कर रही हूँ। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो अभी तक ईरानी जो अमरीकी जो उसके ख़िलाफ़ रेशा दवानियाँ चल रही हैं उनका वो मुकाबला कर रहा है, लेकिन इसी तरीके से फ़लस्तीनी भी ऐसी ही रेशा दवानियों का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले ज़रूरत इस अमर की है कि दुनिया भर के मुसलमान और ख़ास तौर पर OIC इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम के जो रुकन ममालिक हैं उनको अपने यकजहती पैदा करना चाहिए और फ़लस्तीन के मसले पर उनको हम आवाज़ होना चाहिए और फौरी तौर पर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम को इस मसले के ऊपर अपना एक इजलास मुनक़्क़द करना चाहिए, जिसमें बहुत ज़ोरदार एक मौक़िफ़ इख्तियार करें और दुनिया को ये बताएं, खा वो अमेरिका है, खा वो चीन है, खा वो रूस है, खा वो इंडिया है, खा वो कोई और दूसरा मुल्क है, उन सब मुल्कों को ये बताया जाना चाहिए कि फ़लस्तीनियों के हक़ ज़िंदगी को तस्लीम किया जाए। उन और फ़लस्तीनियों की जो एक रियासत है जिसका दारुल हुकूमत जिसका बैतुल मक़दस को होना चाहिए उसको तस्लीम किया जाए। दो रियासती का जो निज़ाम का जो तस्वर है उसको पूरा किया जाए। ये आलमी तौर पर तस्लीम शुदा बात है और मैं समझता हूँ कि इस मामले पर पूरी दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए। अब ये खूनरेज़ी बंद होनी चाहिए। इसका सज़ा कब तक चलेगा? जहाँ तक आपने अमेरिका का जिक्र किया, यूरोप का जिक्र किया, बरतानिया का, बदकिस्मती से ये वो मुल्क हैं जिन्होंने फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए ना सिर्फ ये कि कोई आवाज़ बुलंद नहीं की, बल्कि मैं समझता हूँ उनके ऊपर जो मज़ालिम हो रहे हैं उनके ऊपर भी वो तकरीबन खामोश हैं। बाकी राय अम्मा आपने देखा होगा कि वहाँ पे जलसे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है कि ये फ़लस्तीनियों के साथ क्यों जुल्म हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। इसके बावजूद उनकी हुकूमतों का जो तर्ज अमल है, जो उनका रवैया है, वो इसराइल की ज़ायनिस्ट जो पॉलिसीज़ हैं, जो टेररिज्म के ऊपर मबनी हैं, जो कि फैशिस्ट के ऊपर मबनी है, जो कि ज़ुल्म और तशद्दुद के ऊपर मबनी है, उनकी वो सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। सौल साहब, दूसरी जानिब पाकिस्तानी सियासत की भी हम थोड़ी सी बात करें। कल हमने बल्कि इनफैक्ट पिछले कई रोज़ से देख रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जी सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाई जा रही थी और जिस पे हमने देखा कि TLP के रहनुमा ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी, उनके कत्ल का फतवा जारी किया, उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई, जिस पे हुकूमती वज़रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। ये स्टांस और कल उठाया भी गया है जो है कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे ये एहतजाज भी किया गया है और इस हवाले से ये भी आवाज़ उठाई गई है कि इस तरह के फतवे देना किसी भी रियासत के लिए बहुत ख़तरनाक है और ये इनफैक्ट हमने सोशल मीडिया पे इसका जो रिएक्शन देखा है उस हवाले से भी होता है। क्या समझते हैं जी इस तरह के फतवों के, इस तरह की स्टेटमेंट से जिससे प्रवोक किया जाना मुल्की सियासत या ओवरऑल इदारों या शख्सियात के ऊपर किस हद तक असरअंदाज होती है चीज़ें?
जी, कल कौमी असम्बली में जहाँ दीगर मौज़ूआत हैं ज़ेर बहस आए, उसमें ये चीफ जस्टिस के हवाले से जो एक सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही है और ख़ास तौर पर जो एक मजहबी तंजीम है, उसने उनके उनके एक लीडर की तरफ से उनके चीफ जस्टिस के बारे में एक नहायत गैर जिम्मेदाराना फतवा जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई शख्स जो भी चीफ जस्टिस को कत्ल करेगा, उनका सर लाएगा, मैं उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। ये वैसे तो ये बातें करने की हैं, एक नफरत पैदा करने का एक माहौल है। दरअसल ये इसका पस मंज़र ये है कि एक मुकदमा था जिसमें कादियानियों के बारे में एक इशू चल रहा था और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में आई थी, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक बेंच ने दिया था। उस फैसले के बारे में एक तनाज़ा चल रहा था। उस तनाज़े के मेरिट्स के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वो अदालती मामला है और उस अदालती मामले का सलूशन यही है कि अगर अदालती फैसला गलत है तो उसके लिए अपील की जाए, उसके नज़रसानी की अपील की जाए, उसके लिए फोरम मौजूद है। और फिर उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी और चीफ जस्टिस भी ख़ास तौर पर इसलिए अपने आप को ओपन करते हैं। वो कहते हैं अगर किसी चीज़ की वजाहत की ज़रूरत है तो हम उसके लिए तैयार हैं, बेहतर होगा कि वो इसकी वजाहत कर देते और कर दें, अब भी वो कर दें। लेकिन मुझे इस बात के लिए बड़ा इत्मीनान हुआ कि कल जब नेशनल असम्बली में, कौमी असम्बली में इस मौजू पर बात हुई तो इस बात पर तकरीबन सभी पार्टियां, सभी लीडर जिन्होंने इज़हार ख्याल किया, उन्होंने कहा कि ये किसी के कत्ल का फतवा जारी करने का पाकिस्तान में इख्तियार हासिल नहीं है। इस बारे में जो भी वाक़यात अभी तक सामने आए हैं उनकी मजम्मत की गई, लेकिन चीफ जस्टिस के मामले में मैं समझता हूँ कि यकसुई पाई गई कि उनके इस जो फैसला है उसकी तहकीक की जाए, उसके ऊपर रिसर्च की जाए, उसको डिस्कस किया जाए। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से ही दोबारा रुजू किया जाना बनता है। और सुप्रीम कोर्ट से अगर रुजू नहीं किया जाना बनता तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसको स्क्रूटनी का इख्तियार भी हासिल है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट इसके बारे में एक अपनी राय दे सकती है और उस फैसले के बारे में अपने जो, अगर उसमें कोई ऐसी बात है, उसमें कोई जोल है, उसमें कोई गलती है, तो उसकी निशानदेही की जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट पर लाजम है कि उसका भी वो जायज़ा ले और उसके ऊपर नज़रसानी करे। तो कल मैं ये मेरे लिए खुशगवार लम्हा था कि जब कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग तकरीर कर रहे थे इस मौजू पर, तो हुकूमती अरकान जो थे वो भी डेस्क बजा रहे थे, और जब हुकूमत की तरफ से लोगों ने तकरीरें की तो हिज़्ब इख्तिलाफ वालों ने भी उसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि इसका तल्लुक एक तो इस बात से है कि यह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का एक मामला था, और दूसरा ये था कि पाकिस्तान में किसी शख्स को, किसी अदारे को, किसी तंजीम को यह हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी दूसरे के लिए कत्ल का फतवा जारी करे। जी बिल्कुल, आपने सही वजह फरमाया। आई होप कि ये जो इस मामले के ऊपर ये ऑपोजिशन और हुकूमत हमें साथ में, या एक अच्छी साइट हमें देखने को मिली है, ये अवामी मामलात पर भी इसी तरह से आपस में अगर एक दूसरे को सपोर्ट करें तो शायद मुल्क की हालात भी काफ़ी हद तक बेहतर हो। कल बानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट से जो दोबारा से मुज़ाकरात का एक जो कह लें दरवाज़ा खोलने के हवाले से कहा है, आप इससे पहले भी हमने देखा है कि वो उनका स्टांस बड़ा क्लियर रहा है बानी PTI का, जी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन अब इस स्टेटमेंट का आना, और इस पर जो मैं मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा की स्टेटमेंट्स भी देख रही थी, उन्होंने कुछ आड़े हाथों भी ले रहे हैं, और अतातार साहब ने तो ये भी कहा कि जी क्या काम है इस्टेब्लिशमेंट को सियासत के अंदर लाने के हवाले से या रुजू करने के हवाले से। क्या समझते हैं जी ये इस्टेब्लिशमेंट से जो मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया गया है बानी PTI की तरफ से? देखिए, ये जो आप जिस बयान का हवाला दे रही हैं इसमें कोई नई बात नहीं है। पिछले साल अगस्त में उनकी गिरफ्तारी के बाद वो हॉट एंड कोल्ड बिलो करते रहे हैं। कभी वो फ़ौज को गालियाँ बकते थे, कभी फ़ौज पे इल्ज़ामात आयद करते हैं, कभी फ़ौज के बारे में, फ़ौज के सरबराह के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। ना सिर्फ वो खुद उल्टी सीधी बातें करते हैं, बल्कि उन्होंने अपने जो डिजिटल दहशतगर्द पाले हुए हैं बड़ी तादाद में, उनको भी इस काम पे मामूर कर रखा है। तो हमने ये देखा है कि जब से वो गिरफ़्तार हुए हैं, और उससे पहले जब से उनकी हुकूमत से उनकी फरागत हुई है, उन्होंने फ़ौज को मिक्स मैसेजेस दिए हैं, मिले जुले पैगाम दिए हैं। कभी वो उनके साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं, कभी उनके बारे में नुक्ताचीनी का वो पंडोरा बॉक्स खोल देते हैं, और उसका जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती। और लेकिन यह है कि उनका काम यह है कि वो किस तरीके से हलचल पैदा करें, हंगामा आराई करें, इंतशार पैदा करें और अमन और सुकून को ना होने दें।
अब जो उन्होंने बात की है, मुझे इसमें बुनियादी तौर पर सवाल ये पैदा होता है कि फ़ौज के साथ किसी सियासी जमात के मुज़ाकरात के मानी क्या हैं, फ़ौज का सियासत से क्या ताल्लुक़ है, फ़ौज इनके साथ अगर मुज़ाकरात करे तो क्या करे, क्या नया इंतखाबात करा दे फ़ौज, ये फ़ौज का काम नहीं है। क्या फ़ौज इस हुकूमत को घर भेज दे, ये फ़ौज का काम नहीं है। क्या फ़ौज इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम ले आए जिसमें इन हुक्मरानों को निकाल के तहरीक इंसाफ को लाकर बिठा दे, ये फ़ौज का काम नहीं है। ये आइनी और कानूनी मामलात हैं जिनके लिए तरीक़ेकार एक मौजूद है कि सियासी जमातें आपस में, अगर तहरीक इंसाफ अगर एक सियासी जमात है तो उसको मौजूदा हुक्मरान सियासी जमातों से गुफ्तो शनीद करनी होगी। और यहाँ पर मैं आपको ये बतौर ख़बर में बताता चलूँ कि फ़ौज की तरफ से तहरीक इंसाफ को और उसके बानी को बता दिया गया है कि हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए नहीं खुले। अगर आपने गुफ्तगू करनी है, अगर बातचीत करनी है तो आप हुकूमत से करें, हुकूमत में शामिल सियासी जमातों से करें। और उसके लिए भी उन्होंने मशवरे के तौर पर उनको बताया है कि 9 मई को आपने जो कुछ किया है उसके लिए आपको सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस बात की एश्योरेंस देनी चाहिए कि दोबारा आप इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। आपका जो नेगेटिव एटीट्यूड है, आप जो नफरत फैलाने का जो आपने सिलसिला शुरू कर रखा है, आप इसको आइंदा नहीं चलाएंगे और उसके बाद ही उनके साथ मुज़ाकरात मुमकिन हो सकेंगे। ये फ़ौज की तरफ से इनको ऑलरेडी मशवरा दिया जा चुका है और जहाँ तक फ़ौज के साथ मुज़ाकरात का तल्लुक़ है, मैं नहीं समझता कि इसका कोई दरवाज़ा कोई खोलेगा या खुलने वाला है। ठीक है, सिर्फ ख्वाहिश ही रह जाएगी। बहुत शुक्रिया सौले ज़फ़र साहब कि आपने इस हवाले से बात की। सौले ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, अब जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत अफसोसनाक भी है और थोड़ा बाइस शर्मिंदगी भी है। सेनेट की जो कायमा कमेटी है बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उसके इजलास में ये इंकशाफ किया गया है कि जी मुत्तहदा अरब अमारात के 50% जो जराइम हैं उसमें पाकिस्तानी शहरी मुलव्विस रहे हैं। यूएई ने दबे अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तानियों के रवैये बेहतर बनाने की तरबियत ना की गई तो मसाइल पैदा होंगे, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब ने वाज़े तौर पर तंबीह की है कि पाकिस्तान सऊदी अरब में भिखारी ना भेजे। पाकिस्तानी शहरियों के रवैयों के बायस जो दीगर ममालिक हैं वो मायूस हो रहे हैं। यही वजह है कि इन ममालिक में पाकिस्तानियों की निस्बत जो दूसरे ममालिक के वर्कर्स हैं उनको तरजीह दी जाती है, जबकि पाकिस्तानियों के रवैये पाकिस्तान के इमेज को किस हद तक मुतासिर कर रहे हैं और इसकी क्या वजूहात हैं जी कि हम ये इस तरह की जो शर्मिंदगी वाली हरकतें हैं दुनिया भर में अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हैं और अपने मुल्क का इमेज भी ख़राब कर रहे हैं। हम इसी हवाले से बात करेंगे। ज़हरा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। ये माइग्रेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे भी काम कर रही हैं, NGO सेक्टर पे, और ह्यूमन राइट्स पे भी बात करती हैं। इनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच ज़हरा। कैसी हैं आप? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? एंड सुबह बखैर। थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ारा। सबसे पहले तो ये जो इजलास में इंकशाफ किया गया है कि यूएई में जो 50% क्राइम है उसमें पाकिस्तानियों की इन्वॉल्वमेंट और साथ साथ सऊदी अरब में जो बेगिंग वाला मामला है ये भी हमने पहले भी देखा है, कई दफ़ा रिपोर्ट हुआ है और बहुत सारे लोगों को तो डिपोर्ट भी किया गया है इस हवाले से। कितना अफसोसनाक है ये? देखें, ये मतलब अफसोस के साथ हमें ये आज का प्रोग्राम भी स्टार्ट करना पड़ रहा है कि हमें अब भिखारी और सिख पीपल या सिख लोग या इनअप्रोप्रिएट, जिसे आप कह सकते हैं नागवार कहा जा रहा है, जो कि एक बहुत ख़तरे वाली बात है। और अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान की वर्क फोर्स है और जो लेबर फोर्स जिसे हम कहते हैं, जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ में और स्पेशली मुत्तहदा अरब अमारात में 96% जो है हमारे लेबर फोर्स काम करें, उनके लिए घंटे की खतरे बच चुकी है। सो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जो है इसके वजूहात पर जो है अब बहुत तवज्जो से अमल करें और इस पे जो आपने जैसे कि बताया कि गवर्नमेंट जो है अब बैठी है और वो इसको देख रही है।
तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अब हम उस पर काम करें। लेकिन इस पे मैं रोशनी अपनी एक मिसाल देकर डालूँगी कि जब मुझे ख़ुद अपना ट्रैवलिंग का शौक़ है और जब मैं बैरून मुल्क जाती हूँ, मैं मुत्तहदा अरब अमारात भी गई हूँ, यूरोप भी गई हूँ, यूके भी गई हूँ, और जब मुझसे सवाल किया जाता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, और जब मैं उनको बताती हूँ कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो जो मुझे एक्सप्रेशंस देखने पड़ते हैं और जो मुझे उनको कन्विंस करना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी जो हैं एक मॉडरेट लोग हैं और हम अखलाकियात भी हमारी जो है वो तहज़ीब का हिस्सा है, लेकिन वो यकीन नहीं करते। तो हमें ये अब सोचना पड़ेगा कि ये जो नेगेटिव इमेज हम पाकिस्तानियों का काफ़ी अरसे से जो है पैदा हो रहा है, और अब जो एक ख़तरे की घंटी बच चुकी है हम लोगों के लिए, उसकी क्या वजूहात है? अच्छा ज़ाहिरा, आपने अभी खुद बात की है, ठीक है, आप अभी खुद भी कह रही हैं कि इंटरनेशनल ये बड़ी अफसोसनाक बात है जब हम दुनिया भर के अंदर इस तरह के मामला देखते हैं। इवन व्हेन आई गेट टू ट्रैवल, मुझे कभी कभी ऐसे फील होता है कि वहाँ पे लोग पाकिस्तानी को समझते हैं कि अगर इस मुल्क के अंदर, इस खत्ते के अंदर, या कोई भी जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है तो उसमें पाकिस्तानियों की इन्वॉल्वमेंट होगी। ये एक इम्प्रेशन है, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इस पे हमें अफसोस भी करना चाहिए। लेकिन ये इम्प्रेशन एक दिन में नहीं बना है, ये इम्प्रेशन हमने सालों में बनाया है। जब हम किसी भी मुल्क में जाते हैं, हम अच्छी पोजीशंस पे देखते हैं इंडियंस हैं, दीगर ममालिक के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और हम पाकिस्तानियों को सिर्फ यही होता है कि हमें एक तो काम करने के हवाले से भी उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, और सेकेंडली हमारे रवैये, हमारे तौर तरीके भी इतने हौसला अफजा नहीं है कि लोग हमें इनकरेज भी करें या सपोर्ट भी करें। जी बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। देखिए, अब हमें ज़रूरत है, हम बिल्कुल जानते हैं कि क्या वजह है इसकी, कि हमारी जो वर्क फोर्स थी वो पूरे मुत्तहदा अरब अमारात में जो है वो गालिब थी। अब क्या वजूहात है कि जैसे बांग्लादेश और इंडिया, उनकी वर्क फोर्स जो है वो हमसे आगे जा चुकी है। इसमें ज़ाहिर बात है मैं दो जो है उनको कहना चाहूँगी, इसमें सियासी किरदार तो है ही, उनकी बहुत सी गलतियाँ है, लेकिन इसमें हमारा अपना इंडिविजुअल जो हमारा अपनी ज़िम्मेदारी है, उसमें हमारी अपनी भी बहुत ज़्यादा कोताहियाँ हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मेजर इशू है वो है आबादी का मसला, और वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और जो यूथ है वो हमारी 64% है, और जो इन ममालिक में जा रही है, गल्फ़ कंट्रीज़ में और मुत्तहदा अरब अमारात में, वो जो है वो अनस्किल्ड लेबर है। उन लेबर और उन वर्क फोर्स को बिल्कुल भी ट्रेन नहीं किया जाता, और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि वर्क एथिक्स क्या होते हैं, वर्क एटीट्यूड क्या होते हैं। ज़ाहिर बात है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ भी ना करे, हमारी गवर्नमेंट सिर्फ हमारी यूथ को जो है वो बिल्कुल स्किल्ड कोर्सेस अगर कराना स्टार्ट कर दे तो हमारा ये बहुत ज़्यादा मसला हल हो जाएगा। और हमने वैसे भी नोट किया है कि अगर हम ठीक है, सॉरी ज़ारा, मुझे ब्रेक लेनी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ारा खालिद हमारे साथ मौजूद थी। जी, इनके मुताबिक जो हमें अपनी स्किल बेस जो एजुकेशन है उसको फोकस करने की ज़रूरत है, तभी बाहर के ममालिक में जो अफसोसनाक हरकतें हम करते हैं एज ए पाकिस्तानी, ट्रस्ट में ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपना इमेज तो ख़राब करते ही हैं और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ तो आप मिस करते ही हैं, आप अपने मुल्क के लिए भी बहुत बिगाड़ पैदा करें। ऑलरेडी हम इतनी मुश्किल से जो ट्रैवल करने वाले उन कंट्रीज़ में आए हैं जिन्हें लोगों ने बिलाखिर इजाज़त देना शुरू की है कि आप आएँ और काम करें, अगर आप यही हरकतें या यही तौर तरीके रहे तो वो वक्त दूर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ कि लोग अब हम पे पाबंदियाँ मज़ीद लगाना शुरू हो जाएंगे, और जिसकी तंबी हमें सऊदी अरब ने ऑलरेडी कर दी है। सो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। वैसे तो हम बहुत खुशी से बताते हैं जब भी हमारा कोई प्लेयर इंटरनेशनल किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन हमारी खुशी डबल हो जाती है जब वो कोई मेडल भी जीता है या किसी इंडियन प्लेयर को हराता है। ये पता नहीं क्या हमारी एज अ पाकिस्तानी साइकी होती है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जी अरहम बिन फ़ारूक से, जिन्होंने शारजा में होने वाली जो TTC ओपन इंटरनेशनल अंडर 21 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। कराची
कराची के अरम ने जी सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाड़ी को शिकस्त दी है और ओपन कैटेगरी में जो ब्रॉन्ज मेडल है वो भी अपने नाम किया है। अरम से ज़रा इस टूर्नामेंट के हवाले से भी बात करते हैं, उनकी जीत के हवाले से भी बात करते हैं और जो इन्होंने शिकस्त दी है उस पर भी बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच अरम, गुड मॉर्निंग एंड कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको मेडल जीतने पे। कैसा लग रहा है जीत के? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो काफ़ी प्राउड फील होता है जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें बाहर और उसके बाद मेडल जीत करें, और ख़ास तौर पर ज़्यादा तब फील अच्छा होता है जब पाकिस्तान का नाम रोशन करे दुनिया में, गोल्ड मेडल जीते, वो भी इंडिया को हरा कर। काफ़ी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए ये, और इससे भी ज़्यादा खुशी तब होती है और एहसास का तब होता है जब जो है रिश्तेदार आपके दोस्त जो आपको मुबारकबाद देते हैं उनके जरिए आपके घर आकर, और ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है। डेफिनेटली मोटिवेशन तो होती है। अच्छा वारा, मुझे ये बताएं, जब आपने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन का सोचा था तो आपको लग रहा था, आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि आप जीतेंगे गोल्ड मेडल? देखिए, बिल्कुल किसी आदमी को पता नहीं होता जब वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है, कोशिश यही होती है अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें। जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है, आप कोई भी मैच खेलने जा रहे होते हैं, वो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, लीग स्टेज हो, लेकिन आप उस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सिर्फ आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलनी चाहिए कि आपको बस अपने मुल्क के लिए मैच जीतना। डेफिनेटली बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा आरम, मुझे अब ये बताएं इस टूर्नामेंट के हवाले से थोड़ा, ये कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, किस तरह के मैचेस हुए, क्या इसका फ्लो था पूरा इवेंट का? जी, पहला स्टेज जो था वो लीग स्टेज था, उसके बाद नॉकआउट बेसिस थे। तो लीग में मैंने 5 मैचेस खेला, उसके बाद मेरा नॉकआउट बेस मैच हुआ, और इस टूर्नामेंट में 10 से 12 मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, 10 से 12 मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया था। फाइनल में कौन कौन था? फाइनल के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुआ था, उससे पहले मैंने सेमीफाइनल में श्रीलंका, क्वार्टर फाइनल में यूएसए, और लीग के अंदर यूएई, श्रीलंका, नेपाल और जॉर्डन के प्लेयर्स को हराया था। ठीक हो गया। अच्छा अरम, मुझे ये बताएं कि आपकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर किस तरह से तैयारी करते हैं, अपने कोचेस, अपनी एकेडमी, इन चीज़ों के हवाले से बताएं, कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, और जब आप इन इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर रहे थे तो आपको क्या फ़र्क लगा अपनी और उनकी ट्रेनिंग या टेक्निक्स या ओवरऑल चीज़ों में, या कोई फ़र्क नहीं था? सबसे पहले तो मेरी जीत के मौके पे मैं अजहर अजीम और व्हील चेयर लेडी रुखसाना राजपूत का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मुझे उस वक्त सपोर्ट किया, इससे मुझे कोई नहीं जानता था। इसके साथ साथ जैसा आपने पूछा फैसिलिटीज़ का, तो पाकिस्तान या कराची में ऐसी कोई खास फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, ना आपके पास लेटेस्ट टेबल्स है, ना आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। डेफिनेटली अभी जब मैं मालदीव्स में ट्रेनिंग कैंप अटेंड करके आया हूँ, वहाँ पे मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, और उनका भी एथलीट जो है ओलंपिक्स में भी गई है और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। डेफिनेटली अगर आपको अपना स्पोर्ट्स इंप्रूव करना होता है तो आपको उसके लिए अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। इसके अलावा जो मैं अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करता हूँ कराची हॉकी फिटनेस क्लब में, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया इस तरफ। ठीक हो गया। तो अच्छा मुझे ये बताएं, आगे आपने कौन से टूर्नामेंट की तैयारी की है या कर रहे हैं, और क्या प्लान्स हैं आपके, गोल्स क्या सेट किए हैं? आगे आने वाले जितने भी टूर्नामेंट्स हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, रैंकिंग टूर्नामेंट्स हो, जूनियर लेवल के जितने भी टूर्नामेंट्स हो, कोशिश मेरी ये होगी सारे टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और ज़्यादा ज़्यादा टाइटल जीतूँ। अच्छा अरे, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा पाकिस्तानी प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हो या इसको फॉलो करते हो या जिसको आइडियलाइज करते हो? बिल्कुल, पाकिस्तान से मैं कहूँगा कि फेवरेट सर आसिम कुरैशी है मेरे लिए, जो उनको पूरी दुनिया जानती है, और मेरी कोशिश यही है कि उनकी तरह बनूं। लेकिन उसके अलावा अगर आप इंटरनेशनली आइडलाइज करना चाहें तो मेरे लिए मालोंग चाइना के जो है वो मेरे लिए एक आइडल है। ठीक हो गया। और इन द एंड अरहम, कोई भी मैसेज आप अपने हमारे प्लेटफॉर्म से देना चाहो, चूँकि ज़ाहिर है आपने फैसिलिटीज़ के हवाले से बात की है कि उतनी प्रॉपर नहीं है, और ऐसे आई गेस इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाके ही प्लेयर को ज़्यादा फील होता है कि वो किस तरह से मुश्किल हालात के अंदर ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म से कोई भी जो लोग अथॉरिटी में हैं, हुकूमत में या आपकी फेडरेशन में, उनको कुछ कहना चाहो? यही कहना चाहता हूँ कि टेबल टेनिस या स्पोर्ट्स से यकीन ना होने दें, इसको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, अपने एथलीट्स को रिस्पेक्ट दें जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। उनको इंटरनेशनल खेलना चाहते हैं तो उनको रोका ना जाए, उनके लिए हर्डल्स ना पैदा की जाए, उनको खेलने दें और उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाए ताकि वो अच्छे से अच्छे हालात में पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाए। पाकिस्तान के लिए अभी 1 गोल्ड आया ओलंपिक्स के अंदर, जो है अभी तक आपके 4 एथलीट्स बाहर हो चुके हैं, 7 एथलीट्स अभी गए। ज़्यादा हमारी कोशिश होनी चाहिए अगले ओलंपिक्स में ज़्यादा एथलीट्स हैं, ज़्यादा मेडल जीतें,
इसके अलावा अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि बटाला ट्रांसपोर्ट के अधीन और इसको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। अच्छा, अभी चूँकि ओलंपिक्स भी जारी है, ज़ाहिर है पाकिस्तान की जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो, कल भी हम बात कर रहे थे जी, हॉकी हमारा स्पोर्ट है लेकिन उसमें पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इतनी बड़ी आबादी में से सिर्फ 7 लोग गए हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि टेबल टेनिस के अंदर हमारे आगे आने वाले ओलंपिक्स के अंदर हमारी क्या बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो सकती है अगर कोशिश की जाए तो, और आपका टारगेट है ये? अगर आपको ओलंपिक्स में क्वालिफिकेशन चाहिए तो सबसे पहले आपके पास अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़, फॉरेन कोचेस और फॉरेन कैंप्स की बेहद ज़रूरत है। जो आपके मुल्क में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होगी, आप तो ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर सकते। और अगर आप ओलंपिक में अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना बल्कि आपको पाकिस्तान का नाम भी रोशन, कि बहुत साल हो गए ओलंपिक में कोई किसी भी स्पोर्ट्स में कोई भी मेडल नहीं आया। बिल्कुल। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए किसी स्पोर्ट में सबसे पहले मेडल आना चाहिए ओलंपिक। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच अरम, बहुत शुक्रिया। अरम बिन फ़ारूक हमारे साथ मौजूद थे जी। इन्होंने शारजा में होने वाली टूर्नामेंट के अंदर भारतीय खिलाड़ी को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हमने सोचा आपकी मुलाकात करवाई जाए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब आपको दिखाएंगे हमारा जो सेगमेंट है किताब दोस्त, और आज देखते हैं कि कौन सी किताब दोस्त शख्सियत से आपकी मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अब आप कैसे हैं? आप उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम किताब दोस्ती का प्रोग्राम पब्लिक न्यूज़ की तरफ से जो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, और मैं जी ए नजम और मैं किताब दोस्त आर्ट एंड लिटरेचर का एक अदना सा तालिब इल्म आज अपनी एक पसंदीदा किताब आपके सामने पेश करूँगा जिसका नाम है द प्लेग, और ये एल्बर्ट कैम्यू ने लिखी है। एल्बर्ट कैम्यू की बात करें तो एल्बर्ट कैम्यू जो है वो 1913 के अंदर जो है वो पैदा हुए, और एक अलजायर जो है वो शहर है उसमें ओरान शहर के अंदर वो पैदा हुए। उनके वालिदैन जो है छोटी उम्र में ही फौत हो गए, और फिर उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये नावल जो है उन्होंने तख्लीक करना शुरू किया द प्लेग 1940 के अंदर। असल में इसका जो बैकग्राउंड है वो एक जंग है जिसको हम आलमी जंग कहते हैं, दूसरी आलमी जंग। उसके हवाले से ये उन्होंने उसके बैकग्राउंड के पस मंज़र में ये लिखा कि जो वॉर है और जो प्लेग है ये एक जैसी हैं, और इसमें जो सिमिलरिटीज़ हैं वो ये हैं कि इसके अंदर लोग मरते हैं, बड़ी तादाद में मरते हैं, परेशान होते हैं, उन अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो उनकी जीरन हो जाती हैं इनसे। तो ये जो प्लेग है उन्होंने एक जो नावल लिखा है, इसके अंदर उन्होंने एक बीमारी का जिक्र किया है। जिस तरह कोविड-19 हमने देखा और बर्दाश्त किया, आलमोस्ट आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको फ़ील होगा कि ये जो है कहानी ताउन जो है जिसका अनीस नागी साहब ने तर्जमा किया यहाँ पे 1993 के अंदर, तो ये आपको बड़ी सिमिलरिटीज़ इसके अंदर महसूस होंगी कि एक इलाका है ओरान, वहाँ पर जो है एक वबा फूट पड़ती है, चूहे मरना शुरू हो जाते हैं। दिन ब दिन चूहों के मरने की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, उनकी सफाई सुथराई का काम मुश्किल हो जाता है। फिर बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर उन चूहों को इकट्ठा किया जाता है और करके तो उसको जो है कह ले कि वाइप ऑफ किया जाता है, उसको जलाया जाता है या जो है उसको दफन कर दिया जाता है। फिर असल में वहाँ के बाद आगे कहानी शुरू होती है। एक वहाँ पे डॉक्टर हैं, डॉक्टर रियॉक्स। डॉक्टर रियॉक्स जो है वो ये सारा मरहला देख रहे होते हैं, उनको नज़र आ रहा होता है कि ये जो है जो हमारा शहर है उसके अंदर जो है इस तरह का एक गैर मामूली वाक़या हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में चूहे मरना शुरू हुए हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो डॉक्टर साहब हैं उनका जो गेट कीपर होता है, मिशाल उसका नाम होता है, वो मिशाल जो है वो एक बड़े अजीबो गरीब से बुखार में मुब्तला होता है, और बुखार में मुब्तला होने के बाद वो जो है मर जाता है।
अब डॉक्टर साहब के लिए ये बड़ा एक अजीब सी बात होती है कि यार एक बंदा बिल्कुल ठीक है और जो है उसको बुखार हुआ और बुखार की सिम्टम्स बड़ी अजीब सी हैं और उसके बाद जो है वो फौत हो गया। अब ये मरहला चलता है। इसके बाद एक और डॉक्टर आते हैं जिनका नाम डॉक्टर कोस्टल रिचर्ड है। वो उनसे ये मामला डिस्कस करते हैं कि भाई ये इस तरह की सूरत हाल हुई है, मेरा एक गेट कीपर था जो कि इस तरीके से फौत हुआ, उसकी सिम्टम्स बड़ी अजीब सी थी। तो वो डॉक्टर साहब के साथ डिस्कशंस में होते हैं, तो इतनी ही इसी सना के अंदर 2 लोगों में 4 लोगों में ये सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो वो ये मरहला जो है वो देख रहे होते हैं और जो डॉक्टर कोस्टल होते हैं वो बड़ी जल्दी समझ आते हैं कि ये एक प्लेग है और वो अपने जो काम में बाला हैं उनको इससे इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये कोई एक छोटा मोटा वाक़या नहीं है, इतनी बड़ी तादाद में पहले चूहे मरे और मरने के बाद फिर ये प्लेग जो है वो आ रही है। लेकिन जो हुकूमती अरकान होते हैं वो इस बात को संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं। आप इसको सारे कॉन्टेक्स्ट को कोविड-19 के साथ देखें कि हमें पहले लगा कि यार ये कुछ भी नहीं है, एक आया कुछ दिनों में आएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो है वो बताते हैं, सरकारी इदारे उसके ऊपर कान नहीं धरते। लेकिन फिर क्या होता है, दिन ब दिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं मरने वालों की एक तादाद जो है उसके अंदर इजाफा होता जाता है। वो तादाद दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो फिर आखिरकार हुकूमती मशीनरी भी हरकत के अंदर आती है और उनको ये फ़ैसला करना पड़ता है कि शहर के दरवाज़े बंद कर दिए जाएं। तो ये बेसिकली ऑफिशियली जो इस नावल के अंदर प्लेग की अनाउंसमेंट होती है कि भाई यहाँ पर अब प्लेग शुरू हो चुका है। अब इसके बाद एक और किरदार आता है, वो है पेनालॉक्स। पेनालॉक्स एक मजहबी शख्सियत है और लोगों को वो बताता है कि ये जो पेंडेमिक आया है, ये जो ताउन फैला है, ये असल में हमारे गुनाहों की जो है वो कारस्तानी है और हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर उसके बाद रैम्पर्ट का एक किरदार आता है, एक सहाफ़ी है जो बाहर से आया है और वो ओरान के अंदर जो है मौजूद है और गेट बंद हो जाते हैं और वो चाहता है कि उसकी जो महबूबा है वो उस शहर से बाहर है क्योंकि रास्ते बंद हैं, कोई चीज़ आने जाने का रास्ता नहीं है और वो रैम्पर्ट चाहता है कि वो इस शहर से फ़रार हासिल करे। उसके लिए वो जो भी है 2 नंबरी के तरीके ढूंढता है। तो एक और किरदार आता है कॉटरल। ये बड़ा अहम किरदार है क्योंकि ये वो किरदार है जो इस सिचुएशन से सबसे ज़्यादा खुश है। अब आप पूछेंगे कैसे खुश है, उसकी बात वो जो राइटर है वो ये करता है कि वो असल में जो कॉटरल है वो किसी सरकर्दा एक गुनाह होता है जिसकी वजह से वो छुपा होता है और उसको बड़ी खुशी होती है कि सारी दुनिया अपने अपने घरों में कैद है। तो ये सारी सूरत हाल में फिर वो रैम्पर्ट की मदद भी करता है कुछ स्मगलिंग करने में और मुख्तलिफ़ तरीके से। तो जो कॉटरल है वो बेसिकली समझ लें कि एक ऐसा किरदार है जो इस सूरत हाल से खुश है और कहता है कि भाई मैं तो पहले ही अलग था तो ये सारे अलग हो गए। अब फिर उसके बाद 2 किरदार और आते हैं जो कि रियॉक्स के साथ आते हैं। एक तारो का किरदार है और एक ग्रांड का किरदार है। जो तारो है वो बेसिकली इस पेंडेमिक से पहले भी नमर्द आजमा हो चुका है और उसको पता है कि ये किस तरीके से फैलती है और वो उसके लिए जिद्दोजहद करना शुरू करता है। और फिर जो ग्रैंड होता है वो एक 80 साल का बूढ़ा होता है जो एक सरकारी महकमे के अंदर होता है और वो भी किताब लिखना चाह रहा है लेकिन वो फिर इस सूरत हाल में जिद्दोजहद शुरू करते हैं। अब सूरत हाल पहले लोग समझते हैं कि कुछ अरसे तक ये सिचुएशन गुजर जाएगी, वो नहीं गुजरती। तो फिर उन्होंने बजाय इसके कि घरों में बैठने और जो है वो अपना टाइम इसको गुजरने का इंतज़ार करें, उन्होंने एक जिद्दोजहद शुरू करते हैं उसके ख़िलाफ़। इस ताउन की बीमारी के एक जिद्दोजहद करते हैं और वो जिद्दोजहद को जो है वो लीड कर रहे होते हैं, रियॉक्स कर रहा होता है, तारो कर रहा होता है और ग्रैंड कर रहा होता है। और फिर जो एक किरदार यहाँ से भागने की कोशिश करता है वो देखता है कि रियॉक्स की वाइफ जो है वो बाहर है और रियॉक्स ये सारी सूरत हाल के बावजूद भी वो जो है इस सिचुएशन में लोगों की मदद कर रहा है। तो उसके भी नज़रिया चेंज हो जाता है और वो भागने से जो है वो कहता है, उसको भागने की सूरत हाल मिलती भी है तो वो फिर कहता है नहीं अब मैं इनके साथ खड़ा हूँ। अब एक सूरत हाल आती है वो आखिर में वो ये है कि एक जो मजिस्ट्रेट है उसका बेटा मरता है। अब जब बेटा मरता है उस सूरत हाल को वो जो एक पादरी जिसका मैंने पेनालॉक्स की बात की है वो बंदा इसका बड़ा असर कबूल करता है और वो आखिरकार इस बीमारी से ही एक बीमारी से मरता है जो कि प्लेग नहीं होती कि, और वो अपना बाद में लोगों को बताता है कि यकीनन ये प्लेग जो है वो हमारे गुनाहों का नतीजा नहीं है, ये कोई आफत है और इससे जो है हमें सबको मिलके
जो है नबरदा आजमान होना। अब ये सारी सूरत हाल गुजरती है तो जो आखिर में राइटर कहता है वो ये कहता है कि ये जो सूरत हाल है ये गुज़र गई है, आखिरकार ताउन ख़त्म हो गया, लेकिन इसके जरासीम हमारे घरों में मौजूद हैं। तो इसका मैं आपको आखिरी जो पैराग्राफ है जहाँ पे सूरत हाल जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो जहाँ पे एंड करता है वो मैं आपको कुछ जो है पढ़ के सुनाता हूँ यहाँ से। जब वो शहर से खुशी की चीखों पुकार को सुन रहा था तो रियू को याद आया कि खुशी के बतन में हमेशा ख़तरा मौजूद होता है, क्योंकि वो जानता है कि हजूम खुशी में जिस बात को नज़रअंदाज कर रहा था इसके बारे में किताबों में पढ़ा जा सकता है कि ताउन का जरासीम कभी नहीं मरता और ना ही वो हमेशा के लिए गायब होता है। ये साल हा साल हमारे फर्नीचर चादरों में छुपा रहता है, ये कमरों में, कोठड़ियों में, संदूकों में और किताबों की शेल्फ़ों में मुंतज़िर रहता है। और शायद वो दिन आए जब ताउन इंसानों को सबक देने के लिए बदकिस्मती से अपने चूहों के साथ फिर बेदार होगी और इन्हें एक खुश खुराम शहर में मौत के घाट उतार देगी। अहबाब ग्रामी, ये थी आज की किताब और इस किताब को रेटिंग की बात करें तो मैं 5 आउट ऑफ 5, 6 जितने हैं मैं दे सकता हूँ, क्योंकि ये बेहतरीन किताब है, क्योंकि ये मोहब्बत सिखाती है, लोगों से मोहब्बत, इंसानियत से मोहब्बत सिखाती है। और आप इसके बाद हमें राय दीजिए अपनी, आपको ये किताब दोस्त प्रोग्राम कैसा लगा। अगर आप किताब दोस्त हैं और किताब को जो है पढ़ रखा है और आपके नॉलेज में बहुत अच्छी किताब है तो आप गुड मॉर्निंग पब्लिक की टीम से रब्ता करें और इस सेगमेंट का हिस्सा बन जाए। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। आप जिस टॉपिक पे जिस तरीका इलाज के हवाले से हम बात करने वाले हैं वो एक डिफरेंट भी है, यूनिक भी है, एक मुख्तलिफ तरीका इलाज है। आज हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन के हवाले से बात करेंगे कि ये तरीका इलाज है क्या, और चूँकि इस पे हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद होंगी, लेकिन इस पे थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ तो आपको बता दूँ कि ये बीमारी से ज़्यादा आपकी जो बॉडी है उस पे असरअंदाज होती है ये मेडिसिन का जो तरीका है। और ऑब्वियसली इस तरीके से आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी फोकस किया जाता है। इसमें अलामात या हालत की बुनियादी वजह को समझने की कोशिश की जाती है। तो इसी हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साइमा अंजीमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साइमा, सबसे पहले तो हमें इस इंटीग्रेटेड मेडिसिन के हवाले से थोड़ा सा बताएं, लोगों को इंट्रोडक्शन करवाएं जिनको नहीं आइडिया। अच्छा, इंटीग्रेटेड मेडिसन जो है एक्चुअली इंटीग्रेटेड अप्रोच इट्स कॉल्ड। उसमें ये होता है कि हम कोई भी बीमारी है जिसको पेशेंट बीमारी समझता है, अब जब वो हमारे पास उस कॉज की वजह से आता है, उस बीमारी की वजह से आता है, तो हम उसको देखते हैं कि हमें इसको कैसे ट्रीट करना है। उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जब हम ट्रीट करते हैं उसमें सिर्फ एक तरीका इलाज पे रिलाई नहीं किया जाता। उसमें ये देखा जाता है कि पेशेंट का जो है लिविंग स्टाइल क्या है, वो क्या खाता है, उसको हमें सेट करना होता है। फिर दूसरा ये होता है कि देखा जाता है कि हम नेचुरोपैथी में इसको कौन सी वाली चीज़ रिकमेंड करें, साथ अर्थिंग कराएं, मेडिटेशन करवाएं। उसके अलावा फिर ज़ीरो वोल्टेज थेरेपी भी इसमें आ जाती है, वाटर थेरेपी आ जाती है। और उसमें हम हर्ब्स के साथ ट्रीट करते हैं पेशेंट को, आक्यूपंक्चर के साथ करते हैं और साथ काउंसलिंग करते हैं। यानी उसमें सिर्फ एक तरीके पे रिलाई नहीं करते, विदाउट साइड इफ़ेक्ट डिफरेंट अप्रोचेस के साथ जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको ट्रीट करते हैं, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से क्योर कर सकते हैं। और जिसको हम कहते हैं ना रूट कॉज को ख़त्म करते हुए जो हम है बीमारी को ट्रीट करते हैं, सिर्फ उसको स्प्रेस नहीं करते। ठीक है, आप रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा डॉक्टर साइमा, ज़ाहिर है हमारे पास बहुत सारे रिवायती जो तरीक़ेकार हैं इलाज के, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है। होम्योपैथिक से क्या ये थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है इसका जो तरीका इलाज है? क्योंकि ज़ाहिर है इट्स वेरी स्लो, जो होम्योपैथिक की जब हम बात करते हैं वो बहुत स्लो भी होता है और उसमें भी रूट कॉज को टारगेट किया जाता है और फिर ट्रीटमेंट करते हैं। क्या ये इससे फेमिलियर है? अच्छा, ये आपने अच्छा सवाल किया। होम्योपैथी के बारे में ये सिर्फ एक मिथ है और ये जानबूझ के फैलाई गई है कि इट्स वेरी स्लो। अब उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं कि जब हम देते हैं पेशेंट को उसके फौरी रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है ना, विद इन सेकेंड्स रिजल्ट्स आते हैं। जी
क्योंकि वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। और दूसरी अब मैं मेडिसिन का नाम लेना चाहती हूँ, मतलब अगर कट लग जाए या कुछ हो तो आप ब्लीडिंग हो रही हो, मतलब छोटी मोटी खराश या कोई कट लग जाए, तो आप स्टेफिसगिरिया 30 पेशेंट को ज़ुबान पर उसके 1-2 कतरे डालें, आप हैरान हो जाएंगे कि इतने कमाल रिजल्ट्स हैं। आप 10 तक गिनेंगे तो ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी होगी। अच्छा, ओके। ट्रांजामिन जो काम करता है और तरह से जाके, तो ये मेडिसिन डिफरेंट तरह से काम करती है और ये फ्रिक्वेंसीज के साथ, इम्यूनिटी के साथ मैच करके काम करती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये देर से काम करती है, लेकिन जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करते हैं तो होम्यो मेडिसिन इज़ वन ऑफ देम। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसमें ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन भी आ जाती हैं, उनका भी इस्तेमाल करते हैं, हमारी हर्ब्स उनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो ये सब मिलके बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, चाइनीज़ मेडिसिन का भी आपने जिक्र किया और अभी आपने थेरेपी और काउंसलिंग की भी बात की। अभी हम जो विजुअल्स भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीका इलाज के हवाले से, उसमें योगा या दीगर चीज़ों को भी फोकस किया गया है। किस तरह से आप पेशेंट या जो भी बंदा अपनी प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, आपको कैसे आइडिया होता है कि उसको ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके अपनी लाइफ के अंदर अगर लाइफस्टाइल बेहतर करना है, जिसमें योगा की बात की है आपने, चाइनीज़ मेडिसिन की बात की है, होम्योपैथी की बात की है, तो किस तरह से उसको कंबाइन करके एक ओवरऑल ट्रीटमेंट को डिज़ाइन किया जाता है? अच्छा, उसमें ना पेशेंट की कंडीशन पे वेरी करता है। ठीक है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी तरीका इलाज एक ही मतलब पेशेंट पे हम देख रहे हैं। जो ज़्यादा हमें लगता है कि जिसकी ज़रूरत है पेशेंट को इस वक्त सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसको उस रास्ते पे डाला जाता है कि आपको अपना ये लाइफ साइकिल चेंज करना है, आपको ये डाइट प्लान पे, इस डाइट प्लान पे चलना है और आपको ये इन जिन चीज़ों से अवॉइड करना है, उसके मुताबिक पेशेंट करता है तो उसके रिजल्ट्स आते हैं। कुछ पेशेंट्स को सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, वो ठीक हो जाते हैं। उनका लाइफस्टाइल पहले से पहले ही ऑलरेडी अच्छा होता है, नेचर के करीब होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जितना हम नेचर के करीब फितरी तरीक़ों से पेशेंट को ट्रीट करेंगे और उसको कहेंगे फितरत और नेचर के करीब रहो, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिमा, ज़ाहिर है अब हमें जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक आई है कि आपने मुख्तलिफ तरीका इलाज के हवाले से बात की, मैं चाहूँगी कोई एग्जाम्पल भी आप ऐसे दें, किसी भी ऐसी जो प्रॉब्लम है जो लेकर एक शख्स आपके पास आया और आपने उसका जब ट्रीटमेंट किया तो किन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखा है। और चाइनीज़ ऑक्यूपेंचर की जब आप बात कर रहे हैं उसमें ज़ाहिर नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं, तो वो अगर आप हमें एक रेफरेंस के साथ एक्सप्लेन कर सकें। अच्छा, उसमें पेशेंट्स की तो एक लंबी लिस्ट है, अगर हम उसका जिक्र करने लगे तो ये टाइम बहुत कम है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मतलब एक छोटी सी मिसाल दूंगी उसमें, जैसे कि हम जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब पेशेंट जब उनको ट्रीट करते हैं, एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, डिप्रेशन के, उसमें हम एक्यूपंक्चर नीडलिंग करते हैं। अब नीडलिंग जो विजडम पॉइंट्स पे की जाती है, ठीक है ना। अब वो क्योंकि वो पेशेंट की जो रेजेस डिस्टर्ब हुई होती हैं, मेंटली वो अपसेट होता है और उसको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में लाके उसके साथ काउंसलिंग की जाती है, साथ नीडलिंग की जाती है। उसमें ये होता है जो चैनल्स में ब्लॉकेज आई हुई होती है वो ख़त्म हो जाती है और साथ काउंसलिंग हो रही होती है, तो पेशेंट उस बात को समझ भी रहा होता है, साथ उसके चैनल्स की भी रेगुलेट हो रहे होते हैं, ठीक है ना। साथ उसका डाइट प्लान चेंज किया जाता है, क्योंकि एसिडिक फूड कोई नहीं, अल्कलाइन फूड पे लाया जाता है, एसिडिक फूड जो है वो बंद किया जाता है। हाँ जी, क्योंकि आर्टरीज, देखिए आर्टरीज और पूरी बॉडी, मतलब बॉडी में जब टॉक्सिन्स आते हैं ना, तो ये हम पूरी बॉडी, पूरा हमारा निज़ाम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ अलग है, ये अलग है, हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना। जब बीपी हाई होता है तो किडनी इफ़ेक्ट होते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें, और शुगर, बीपी, ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फलां एक चीज़ हो गई और बाकी सब चीज़ें सेहतमंद। बिल्कुल, आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ से जुड़ी है, आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ से जुड़ी है, तो इट्स ऑल कनेक्टेड ऑब्वियसली। 100% ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं इस तरीका इलाज के हवाले से पाकिस्तान के अंदर अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ और दुनिया भर में भी, क्या हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? ज़्यादा हर हॉस्पिटल के अंदर वार्ड्स हैं ऐसे जहाँ पे ऐसे लोगों का इंटीग्रेटेड मेडिसिन के तरीके से इलाज किया जाता है, या हमारे पास इतनी अवेयरनेस भी है इस हवाले से डॉक्टर साहिमा?
सबसे पहली मतलब ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है सच, और इंटेंशनली नहीं किया जा रहा। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह है कि जिन लोगों के मफादात हैं दूसरी इंडस्ट्री से वाबस्ता, वो किसी को आगे नहीं आने देते, वो सच को पनपने नहीं देते। That's so वो unfortunate. ठीक है ना, वो अब तो चूँकि साइड इफ़ेक्ट पे बात होती है, सब करते हैं, तो अब वो ये सुन लेते हैं। पहले तो उनसे ये भी टॉलरेट नहीं होता था कि क्यों ऐसे कहते हो, ठीक है ना, वो इतने सेंसिटिव हैं इन चीज़ों में। तो अब बहुत मुश्किल से अब ये होम्योपैथी को इन्होंने कुछ लॉन्च किया है तो ये काम कर रहे हैं। बाकी तो दुनिया भर में इंटीग्रेटेड मेडिसिन के बड़े हॉस्पिटल बन चुके हैं और वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हर्ब्स पे इतना कमाल काम कर रहे हैं, और मतलब सब नेचुरोपैथी को साथ लेके चल के, हर्ब्स को, आक्यूपंक्चर को, सब चीज़ों को वो पेशेंट्स को असल में शिफा याब कर रहे हैं, बीमारियों को सप्रेस नहीं कर रहे। तो हमारे यहाँ जो आपने सवाल ये पूछा कि हमारे यहाँ एक तो मतलब मिथ्स बहुत ज़्यादा फैला दी गई है ना पहले से ही कि हमारे माइंड में हमेशा से कॉन्सेप्ट है जी होम्योपैथिक इज वेरी स्लो, क्यों कराना है, जल्दी से एलोपैथी की दवाई खाओ और सेटल हो जाओगे। वो स्लो नहीं है, वो नेचुरल है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्लो है। ये सारे अब मिथ्स आप हैं। सिर्फ अपनी डाइट ही चेंज कर लें ना, सबसे पहले। अब जब कोई भी बीमारी आती है, आप देखें कि आप खा क्या रहे हैं, आप किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप उस साइकिल को चेंज करें और अपना डाइट प्लान चेंज कर लें। आप अपने डाइट प्लान से ही 60 to 70% ठीक हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं, और आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होने लगती है। मेंटल हेल्थ के साथ ही फिज़िकल हेल्थ जुड़ी है, क्योंकि जब हमारे हार्मोन, हैप्पी हार्मोन्स जिनको हम बोलते हैं, जब वो अपसेट होते हैं तो वो जो कार्टिसोल ज़्यादा बनना शुरू होता है, एंजाइटी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, वो उनके डिस्टर्ब होने से होता है। और वो डिस्टर्ब क्यों होते हैं कि जब हमारी गट हेल्थ सही नहीं होती, क्योंकि जो हमारा गट ब्रेन है और जो हमारा ब्रेन है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जब हम उसमें सही चीज़ें नहीं डालते, हम कुछ भी डस्टबिन की तरह उसके अंदर अपने मैदे में फेंके जाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें वो जब उसके अंदर जो वो ताफुन बनता है, जो गैसेस बनती हैं, जो पॉइजन्स बनते हैं, वो डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंचते हैं हमारे खून में शामिल होके, और वो हमारी सारी केमिस्ट्री ब्रेन की डिस्टर्ब कर देते हैं। आपने देखा आजकल लोगों में टॉलरेशन ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ही नहीं। किसी को अच्छी बात करें तो वो शक में मुब्तला हो जाता है, अच्छी बात भी छोड़ दे, नॉर्मल बात करे तो बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो ना शक में मुब्तला हो जाएगा, ज़रूर इसको कोई मतलब होगा, ठीक है ना। और अगर आप ज़रा सी आप तस्हीह करने की कोशिश करें या ज़रा सा कहें ऐसे नहीं ऐसे, वो किसी से बर्दाश्त ही नहीं होता, क्योंकि हो ये रहा है कि हम जो खुराकें खा रहे हैं वो सबसे पहले तो केमिकल वाली हैं, बिल्कुल मिलावट और वो सारे एसिडिक फूड्स हैं, फिर वो डेड फूड हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो डाइट नहीं है, ठीक है ना। तो डरा मुझे अपने अभी तक के खाए पिए पे शक हो रहा है कि आपने जो ये जो हमने स्टेटस सिंबल और फैशन बना लिया ना कि कार्बोनेटेड वाटर्स हैं, और ये जो हमारी चाय है और ये सब चीज़ें, ये चाय को ना कहे, मैं चाय बहुत देखिए चाय के मैं कुछ भी नहीं कह रही, जो हो रहा है वो नज़र आ रहा है ना, जो लोग पीते हैं वो एडिक्ट हैं इसके, ठीक है ना। वो जो यहाँ पे लोगों से पूछे एडिक्शन खा लो, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो नहीं पीते तो उनके असाब जो है वो शल होना शुरू हो जाता है, कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा, तो उसकी वजह क्या है, ये सोचने की बात है ना कि ये वो सब स्टमक को अपसेट करती है। अच्छा, अब मैं ज़रा लोगों की अवेयरनेस पे भी आती हूँ कि इस मेडिकेशन या इस तरीका इलाज के लिए लोग जो हैं क्या वो तैयार है, क्योंकि हमने देखा है अब तक कि जब भी लोगों को कहा जाता है अगर खुदा न खास्ता किसी को प्रॉब्लम है, आप उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, मतलब उसको आप वो डॉक्टर के पास गया, उसको दो टाइम की मेडिसिन खाई और वो ठीक हो जाए। ये तरीके से ठीक हो सकते हैं और जल्दी हो सकते हैं। लोगों को ये अवेयरनेस देने के लिए हमें क्या इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये वो तरीका जिसमें आपने कहा कि रूट कॉज को आइडेंटिफाई करें, सप्रेस नहीं कर रहे आप उसको, बीमारी को। उसमें मैं आपको ये बताऊं, जैसे आप ये बार के बहुत हम जल्दी से ठीक होना चाहते हैं, देखें ये साइकी है, ये साइकी है, और ये साइकी हमारी बनाई गई है, ये पूरा इसको प्लान करके बनाया गया। ऐसा नहीं है कि उसमें जल्दी से ठीक नहीं होते आप। अब जब मतलब हम लोगों के सीनियर्स जो काम कर रहे हैं वो 72 आवर्स में जो चीज़ों को रिवर्स करते हैं, 48 आवर्स में रिवर्स करते हैं,
तो वो सिर्फ डाइट और इंटीग्रेटेड मेडिसिन के ज़रिए करते हैं। वो कोई पेन किलर नहीं देते, कोई एंटीबायोटिक नहीं देते, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं देते जो आपके मैसेजेस को डिस्कनेक्ट करती है। क्योंकि जब बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, यानी सोजिश जिसको बोलते हैं, और जो भी पेन हो रही होती है, अब एक तरीका ये है कि आप मैसेज डिस्कनेक्ट करें और एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप नेचुरल वे से उसका फ़ौरन डाइट चेंज करें, और दूसरा हॉट वाटर थेरेपीज़ देना शुरू करें, और साथ उसका आपने जो भी उसकी हर्बल बनती हैं या जो भी वो रेलेवेंट मेडिसिन साथ शुरू करें। विद इन 24 to 48 आवर हमें रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और वो जो इन्फ्लेमेशन आर्टिफिशियली ख़त्म नहीं होती, वो असल में जितनी बॉडी डिटॉक्स होती है उतना ही पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक देते हैं तो लिवर फंक्शन पहले जो डिस्टर्ब था वो और हो जाता है, आपका स्टमक और अपसेट हो जाता है। लास्ट मिनट है, जल्दी से वाइंड अप कर दें इस टॉपिक को जो आप बात कर रही हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि हम ये इंटीग्रेटेड जो तरीका इलाज है, लोग इसको, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, अब जैसे बाकी दुनिया चेंज हो रही है, वो सब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि अभी लोअर क्लास और अभी जो स्टिक लोग हैं बेचारे अभी फंसे हुए हैं ज़हनी तौर पे, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है, और जिनके मफादात वाबस्ता उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो रही है, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो रही है ना। तो मैं उनको ये हमेशा कहती हूँ कि आप लोग इस तरफ आ जाएं, आप ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, लोगों को भी एहसास आ जाएगी, जबरदस्त। तो इसलिए ये है कि लोगों को समझ आ रही है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं पेशेंट को 3 से 4 दिन का टाइम देती हूँ कि जो पेशेंट मेरी चीज़ों को फॉलो करता है, बात को फॉलो करता है, उतनी देर में रिजल्ट आने लगते हैं। ठीक है, और उसके मतलब ये स्लो नहीं है, इससे रिजल्ट्स हैं। आपकी बीमारी का जो रूट कॉज है उसको आइडेंटिफाई करके आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, और आपको हर्ब्स के ज़रिए ओवरऑल काउंसलिंग, थेरेपी, ये सारी चीज़ें तरीका इलाज में मौजूद हैं, जिसके तहत आपको इलाज करके एक प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो मिल सकता है। और दुनिया भर में इस पे काम भी हो रहा है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी बहुत सारी वजूहात बताई हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ारा, बहुत शुक्रिया कि आपने डॉक्टर साहिबा आपने में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा अजीमी हमारे साथ मौजूद थी जी। इस हवाले से हम बात कर रहे थे इंटीग्रेटेड मेडिसिन का जो तरीका इलाज है उसके हवाले से। सो आई होप ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। आप क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं जी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से फैसला सामने आया है कि अब वो सिर्फ इंतज़ामी अमूर देखेंगे और क्रिकेट के हवाले से तमाम जो अहम फैसले हैं वो एक क्रिकेटर उनका ज़िम्मेदार होगा। शोबा इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक हो, सिलेक्शन कमेटी हो, खिलाड़ियों के एनओसी समेत जो तमाम फ़ैसले हैं वो वही क्रिकेटर करेगा, जबकि उनकी सारी तवज्जो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे होगी। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के जो इंतज़ामी अमूर हैं उस पर उनका जो कह ले फोकस भी है। अगरचा मोहसिन नकवी साहब ने अभी तक किसी क्रिकेटर का नाम नहीं लिया, लेकिन ताहम वकार यूनुस के हवाले से ये खबरें सामने आई हैं कि वो शायद एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। इस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं। अहमद नजीब सत्ती हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, आप उनको देखते हैं। अहमद, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया मदू करने के लिए अरमला आपका। और आपने जिस खबर से आगाज़ किया, चूँकि आपको थोड़ा सा आइडिया है कि मैं भी एक कॉमेडी के साथ मेरा भी ताल्लुक़ रहा है, तो मैं भी बड़ा अफसोस आपके प्लेटफॉर्म से करना चाहता हूँ सरदार कमाल साहब के लिए कि बड़े वर्सटाइल आर्टिस्ट थे। मैंने लाइफ में उनको पहली मरतबा लेट 90s में एक टेलीविज़न एक सिटकॉम आया करता था, फैमिली फ्रेंड, वहाँ पर देखा था, जवानी में उस वक्त थे। लेकिन कल उनकी जो एक डेथ की शॉकिंग न्यूज़ आई तो बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे। अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। जो देखिए बात ये कि ये तो आ रहे हैं क्योंकि बहुत सीरियस किस्म के जो मीडिया हाउसेज हैं जो बहुत नाम रखते हैं, उन्होंने इसको, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने उनको कंफर्म किया। तो लगता तो ऐसे कि शायद बात काफ़ी संजीदा नौयत के वकार यूनुस आ रहे हैं। वो एग्जैक्टली उनको ओहदा क्या दिया जाएगा वो देखने की बात है। लेकिन इससे बढ़कर बात यह है कि दुनिया के किस क्रिकेट बोर्ड में ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे साहब को, देखिए क्रिकेट खुद बड़ा क्रिकेटर होना, खुद खेलना वो एक और चीज़ है, क्रिकेट को मैनेज करना एक और चीज़ है। ये ऐसा ही है कि जैसे आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो वो एक अलग क्राइटेरिया, आप अच्छे उस्ताद भी होंगे, ये अलग क्राइटेरिया है। तो हर चीज़ की पहले एक एक्सपीरियंस होता है। तो वकार यूनुस साहब हमारे लिए बहुत एक काबिल एहतराम है
उन्होंने कहाँ मैनेजरियल ओहदों पे पहले काम किया, उन्होंने सिर्फ एज अ कोचिंग भी, मतलब कोचिंग किया हुई सिर्फ पाकिस्तान के साथ, वो भी विदाउट एनी एक्सपीरियंस उससे पहले, और वो बड़ा अजीबोगरीब और बड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा उनका उससे पहले। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दिस लेजेंड, बट फिर आप दुनिया में ये होता है कि जब आप क्या इतने बड़े ओहदों पे आते हैं तो उससे पहले, उससे नीचे लेवल के ऊपर आप काफी काम कर चुके होते हैं। दैट्स व्हाई आपकी सीवी में बताया जाता है कि ये एक्सपीरियंस आपके पास है, प्रायर एक्सपीरियंस, इसकी बेस पे हम इनको अपॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पर पकड़ दकड़ होती है कि भाई मिस्टर ए अब आप आ जाओ, मिस्टर बी अब आप आ जाओ, मिस्टर सी अब आप आ जाओ। ऐसे कभी आपकी क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि शायद इस मरतबा कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब का जो लफ्ज पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है वो इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है कि आप प्रोफेशनल्स को लेकर आते हैं। तो जो कामयाब क्रिकेट बोर्ड है उनकी उन्होंने जो बड़ी पोजीशन होती है, जो पोजीशन होती है उस पे जो है वो रेलिवेंट लोग आकर बैठते हैं। तो जिस तरह से बाकी चीजें अभी आप बात करें, हाँ, ये वैसे हम सबकी समझ से ओवरऑल ही, सॉरी बट मैं एक क्रिकेट फैन भी हूँ, मेरी ये सारी चीज़ें, ये सारा सिनेरियो मेरी समझ से बाहर है कि हम अभी तक इन्हीं मसलों में उलझे हैं कि किसने इंतज़ामी अमूर देखने हैं, किसने सिलेक्शन देखनी है। हमारा फोकस ही इन चीज़ों पे है, तो हमने अपने प्लेयर्स पे क्या करना है, उनकी ट्रेनिंग पे क्या करना है, उनकी परफॉर्मेंस पे क्या करना है, ये तो वैसे ही छोड़ दें। अच्छा, जब हम फॉरेन कोचेज़ या प्लेयर्स लेकर आते हैं तब भी हम तनकीद का निशाना बनते हैं। फिर इररेलेवेंट लोगों की, जहां आपने बात की, जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है बट स्टिल उनको आला ओहदों पे बिठाया जाता है, उस पर भी हम एतराज़ करते हैं। फिर हमारे जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं उसको देखने के लिए कोई भी हो, उस पर भी हमें किया क्या जाए एक बेहतर इंतज़ामी अमूर को चलाने के लिए या क्रिकेट बोर्ड को चलाने के लिए। ये जो सारे हम अल्ले तल्ले, सॉरी बट ये पंजाबी का वर्ड है और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, कि ये क्या हम कर रहे हैं अपने क्रिकेट के साथ, अपने स्पोर्ट के साथ, अपनी मैनेजमेंट, हर चीज़ का हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, सबसे पहली बात हम वकार यूनुस वाले केस को समझ लेते हैं कि आपका हम जैसे वो उनको दिए जा रहे हैं, इस मरतबा कोचिंग नहीं दी जा रही, मतलब इस मरतबा उनको इंतजामी उमूर, यानी कि आपने मामलात क्रिकेट के ओवरऑल देखने हैं ना। तो अब आप ये देख लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि आप एक आइडियली ऐसा बंदा होना चाहिए जो, अगर आप क्रिकेटर रख रहे हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो क्रिकेटर जो इन टच हो। वकार यूनुस साहब जो आपको पता है वो रहते हैं बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ। वो पाकिस्तान को ओकेजनली विजिट करते हैं, वो पाकिस्तान की नीचे की क्रिकेट से इन टच नहीं है। जब तक आप पाकिस्तान की क्रिकेट से नीचे तक इन टच नहीं होंगे, आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, और उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। फिर आपको अपने इश्यूज को समझने के लिए एक और अपना एक जो है नीचे बंदा रखना पड़ेगा। तो फिर आप ऐसा बंदा क्यों ना लेके जिसको पता है। मैं नाम ले लेता हूँ आपको जिनको पता है, जैसे लोग आने चाहिए। राशिद लतीफ, वो क्लब लेवल की क्रिकेट से अपनी एक उन्होंने कामयाब एकेडमी चलाई, अभी भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट से बड़े थॉरली इन टच है। इसी तरह से बाजिद खान, ही इज ब्रिलियंट। मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर बाजिद खान से अच्छी गुफ्तगू करने वाला बंदा, अंडरस्टैंडिंग वाला अभी करंट क्रिकेट उसमें तो देखा ही नहीं है। मसला ये आपने जहन में बना लिया, बड़ा नाम होना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल में बहुत ज्यादा बड़ा उसने नाम बनाया हो, ठीक है। फिर मिसबा उल हक है, ये लोग वो डोमेस्टिक क्रिकेट से बहुत इन टच है, अभी भी किसी न किसी डिपार्टमेंट के साथ अटैच्ड है, लड़कों से मिल रहे हैं, कोचिंग सेटअप में है, या चीजों को लीड कर रहे हैं। तो जब तक आप रेलिवेंट लोगों को जो कि कनेक्टेड है आपकी नीचे से लेके ऊपर की क्रिकेट तक और क्वालिफाइड भी है, तब तक इनको नहीं लेकर आएंगे तब तक मसला हल नहीं होगा, क्योंकि दे नो, वो आपकी रग को जानते हैं, आपके इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जाके उसको आके रिजॉल्व करेंगे। सो आप बाहर से उठाकर लेकर आएंगे, यानी ऐसे लोग जो कि जैसे वसीम अकरम है, वो भी सारा साल ट्रैवल पे होते हैं, वो भी आपकी क्रिकेट से इन टच नहीं है, लेकिन नाम बहुत बड़ा है एंड ही स्मार्ट इनफ। मैं फिर कहूंगा वसीम अकरम स्मार्ट इनफ, वो कभी इंगेज नहीं करते अपने आप को इन चीजों में, उनको पता है कि वो इन टच नहीं है, वो आएंगे तो उसमें खराबी होगी ना। तो ये प्रॉब्लम है कि आपको रेलिवेंट लोगों को, जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि इन टच है आपकी क्रिकेट से और जानते हैं इश्यूज आपके टोटल क्रिकेट के। ठीक है। अच्छा एमर, अब जो चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान इसके लिए एफर्ट्स पुट कर रहा है, पाकिस्तान इसको होस्ट करने वाला है, बट सारी तरफ से कोशिशें ये है कि पाकिस्तान ना करे होस्ट और ये किसी न्यूट्रल वेन्यू पे किया जाए। हमें पता है इंडिया तो बिल्कुल भी इस हवाले से, और हरभजन सिंह हो या कोई भी हो, हमने स्टेटमेंट्स देखी हैं जी पाकिस्तान नई जगह पर, शाहिद अफरीदी साहब मैदान में उतरे कि उन्होंने कहा जी हम इंडिया में बुरे हालात में जाते थे तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता। ये सारी बातें, पहले तो मेरा ये एक एतराज़ समझ लें, या मैं आपसे इस पर कॉमेंट भी चाहूँगी कि ये जो आए रोज़ फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, लोग हों इधर उधर के, जो ये स्टेटमेंट्स आती हैं और हर कोई आकर अपनी इनपुट दे रहा है,
ये क्या आपको लगता नहीं है कि ये डैमेज उतना ही कर रहा है हमारे क्रिकेटिंग इमेज को? देखिए, हरभजन सिंह की मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हरभजन सिंह का एक स्टेटस ये है कि वो उनकी जो क्या आपको कहते हैं, उनकी लोकसभा कहते हैं, क्या कहते हैं, उनकी पार्लियामेंट, तो जी, वो जी। उसके मेंबर है ना, जी तो जी वो आप क्रिकेटर से ज्यादा पॉलिटिकल भी है, उनका एक पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड हो गया, वो एफिलिएटेड है पॉलिटिक्स से। या सो उनका कोई भी बयान अब एज अ क्रिकेटर नहीं होगा, उनका कोई भी बयान होगा एज अ पॉलिटिशियन देखा जाएगा कि उसमें वो अब वो चीज आ गई है। दूसरा, बाकी जो हमारी साइड के भी क्रिकेटर्स हैं वो भी डेफिनेटली, क्योंकि उनको हमेशा खबरों में इन रहना होता है, तो इसलिए रेलिवेंट रहने के लिए वो भी कोई ना कोई मौके पे बात कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए अनमना सीधी सी बात है, पाकिस्तान जो है ना वो चला जाता है, लेकिन भारत जो है वो कभी भी पाकिस्तान में अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजता, दूसरे स्पोर्ट की टीमें भेज देता है, क्रिकेट नहीं भेजता, क्योंकि मैं सीधी बात करूंगा कि वो चाहता ही नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट ग्रो करे, क्योंकि जब आपके मुल्क में एक बड़ा इवेंट हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि फाइनेंशियली आपको फायदा होता है, फिर एक दुनिया का मजीद एतमाद बढ़ता है कि आप करा सकते हैं, आपको बहुत एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा फायदा होता है आपके स्पोर्ट्स को। तो इसलिए वो तो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स ग्रो, ये फैक्ट है, यानी कि मैं पाकिस्तान वी ऑल नो दैट, वी ऑल नो दैट, बिल्कुल। जी जी, तो इस वजह से वो जो है वो रोकते हैं, हर मर्तबा चीजों को आने नहीं देते। तो सिर्फ भारत जो है, चूंकि वो क्रिकेट में आईसीसी भी उनके अंडर है, भारत का बहुत इन्फ्लुएंस इस वजह से वो सारा प्रॉब्लम भारत की वजह से क्रिएट हुआ है। वरना तो आप किसी को भी कहेंगे ना, जिस मुल्क में ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया को होता था कहीं ना जाने से, जिस मुल्क में ऑस्ट्रेलिया आ जाए, न्यूजीलैंड आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, साउथ अफ्रीका आ जाए, वर्ल्ड 11 आ जाए, वहां पे भारत ये क्या हमें सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, तो सर आप फिर वो आप जो है ना दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, आप दुनिया को कह रहे हैं कि बेटा ये झुंझुना लो, हम झुंझुना नहीं देंगे। अच्छा, तो अमर फिर बात वही हो जाती है ना कि जब पूरी दुनिया आने को तैयार है तो फिर इंडिया आने को तैयार नहीं है, तो हमारा स्टैंड कहाँ पे वीक पड़ता है? हमने देखा है कि अगर हमें अपना स्टैंड मनवाना है या अपनी बात मनवानी है तो हमें उसके लिए एक बहुत स्ट्रांग नर्व्स वाला आदमी चाहिए जो डटे और फिर कहे कि जी होगा तो यही होगा, फिर कहीं और नहीं होगा। देखिए, वो तब हम स्ट्रांग होंगे जब हम घर से स्ट्रांग होंगे, जब आपके चेयरमैन जो है वो 2 साल में 6 बार चेंज हो जाएंगे, और आप जिस तरह के डिसीजन करते हैं, दुनिया आपका मजाक उड़ाती है कि पता नहीं यार पिछले महीने और सिलेक्शन कमेटी का हेड था, उसके अगले महीने और था, ये हर रोज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो कुकर में सारी चीजें डाल देते हैं ना, सब चीज डाल देते हैं, देखते हैं आज क्या बनेगा। तो ये वही वाली बात है कि आज क्या बनेगा। तो जब तक आप घर से स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो दुनिया में अपने आप को रिस्पेक्टेबल करने के लिए, अपने फैसले मनवाने के लिए पहले अपना घर मजबूत करना पड़ेगा। और अमर, ये जो हमारी टीम के मामलात हैं, जाहिर है जब तक मैनेजमेंट के मसले नहीं हल होंगे तो टीम पे भी नज़र किसकी ही पड़ेगी, जिसने पूरे सिस्टम को लेके चलना है, पूरी खिलाड़ियों को साथ लेके चलना है। टीम के इंटरनल मैटर्स भी और जो सिलेक्शन है, फिर एप्रोप्रिएट प्लेयर्स का होना इस बड़े इवेंट के लिए, सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। बट स्टिल हम पहले मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं और बाद में टीम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, टीम को सीधा रखने के लिए आपके ये जो पीसीबी के डिफरेंट चेयरमैन आते हैं उन्होंने खराब किया ना। एक जो आपके एक्स क्रिकेटर थे, उन्होंने आके आपके उस वक्त के कप्तान को इतनी डील दे दी कि वो और नेगेटिव साइड पे चले गए और उनका बड़ा सारा इम्पैक्ट आया टीम के ऊपर। फिर दूसरे एक आए तो उन्होंने बिल्कुल ही उसको खींच के रख दिया, जिसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा। तीसरे आए, उन्होंने उसको निकाला तो वो 2-3 महीने बाद वापस ले आए, जैसे वो को पता नहीं कोई ब्रांडमैन है क्रिकेट के एज एन कैप्टन। तो बात ये है कि आपके चेयरमैन ही इनकॉम्पिटेंट है ना जी, उनको पता ही नहीं है मैटर्स कैसे डील करते हैं, तो इसलिए प्लेयर भी उससे इफेक्ट होते हैं, बुरी तरीके से इफेक्ट होते हैं। तो फिर अगेन वही बात है कि जब तक आपके चेयरमैन ठीक नहीं आएंगे, आप अपनी क्रिकेट को प्रॉपर तरीके से लेके नहीं चलेंगे। अच्छा, फिर एक छोटी सी बात ध्यान में, आगे मैं बात को शॉर्ट करूंगा। आपको पता है मैनेजरियल ओहदे क्यों नहीं मिलते? क्योंकि सारी ताकत तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रख दी है। जब तक पूरी दुनिया में क्या होता है, सारी ताकत, जैसे आपने सूबों को खुद मुख्तार कर दिया, इसलिए पूरी दुनिया की क्रिकेट में एसोसिएशन खुद मुख्तार होती हैं। जब तक खुद मुख्तार नहीं होंगे, वहां से एडमिनिस्ट्रेटर निकलते हैं और वो फिर पीसीबी को ज्वाइन करते हैं। आपने सारी पावर अपने पास रखी हुई है, तो आपकी क्रिकेट नहीं ग्रो कर सकती, हर चीज ही खराब है। अच्छा, पावर रखी हुई है, अब मसला ये है कि जो चेयरमैन अभी है मौजूदा, उनके पास सिर्फ चेयरमैन होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, दीगर वजारतें भी उनके पास हैं, ज़ाहिर उनको भी देखना है, वो मामलात भी कोई तरह हौसला अफजा नहीं है। ये तो खैर वही बात है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, कोई एक चीज़ भी ठीक नहीं है जिस पे हम बाकी जगहों पे ब्लेम कर सकें। दूसरी जानिब ये जो मुल्कगीर हमारे कैंप्स लगने थे, अमर आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि जो टैलेंट हंट को लेके कैंप्स लगाए जाने थे और प्लेयर्स ढूंढने थे, हमने अपने जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना था, ग्रास रूट लेवल से हमने क्रिकेट को बेहतर करना था, वो बातें, वो दावे कहाँ गए हैं अभी?
सर आप कर ही नहीं सकते। एक लाहौर के ऑफिस में ठंडे कमरे वाले एसी में बैठ के आप कैसे पूरे पाकिस्तान को डिसाइड कर सकते हैं? मुझे आप बताएं ना। हम अब कहते हैं ना कि जी हम अक्सर आइडियली बात करते हैं ना यार, छोटे सूबे होने चाहिए, मैनेज करना आसान होते हैं। एक आइडियल सिनेरियो में बात कर रहा हूँ। आप एक शहर से कमरे में बैठ के पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट को अंडरस्टैंड करें, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है ना। वर्कलोड क्यों डिवाइड किया जाता है हर ऑफिस में? वो इसलिए किया जाता है एसोसिएशन को खुद मुख्तार करें, उनको उनके अपना रीजन चलाने दें। लाहौर वाला रीजन अपना लाहौर चलाए, इस्लामाबाद वाले अपना इस्लामाबाद चलाएं। तो आप टैलेंट हंट क्यों करते हैं? आपने क्लब क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया हुआ, जो सबसे बेसिक यूनिट होता है। इसको कहते हैं आप जिस तरह का बीज लगाते हैं वैसा पौधा निकलता है, जहां से प्लेयर बेसिकली एक्चुअल निकलता है प्लेयर ना। तो मैं अभी भी, क्योंकि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खेल रहा था, मैंने खेला है, मैं 1000 इश्यूज पे बात कर सकता हूँ। तो आपको टैलेंट हंट की जरूरत ही नहीं, आप अपनी क्लब क्रिकेट ठीक कर दें। आपने सारा पैसा, सारी लाइमलाइट ऊपर इंटरनेशनल नेशनल टीम के प्लेयर के लिए रखा है। नीचे वाले ना सहूलियात हैं, ना प्लेयर को 1 रुपया मिलता है। गरीब का बच्चा क्रिकेट अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वहीं छोड़ के चला जाता, उसको बताने वाला नहीं क्रिकेट में आगे कैसे चलना है। सो ऐसे नहीं होता। सब जो एनर्जी, पैसा, फोकस आपको डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर से लेके नीचे तक। आपको टैलेंट हंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यानी वही बात है कि हमने अपने सारे रिसोर्सेज एक टीम के ऊपर, सिर्फ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर रखे हुए हैं। बाकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो, दीगर स्पोर्ट्स हो, इतना अनफॉर्चुनेट मामला है कि हम दीगर स्पोर्ट्स की जहाँ बात करें, ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान की तरफ से 7 लोग एमर गए हैं और 22 मैनेजमेंट के लोग गए हैं। वैसे तो ये भी एक शर्म की बात है, लेकिन जो 7 लोग गए हैं 25 करोड़ की आबादी, इससे ज़ायद की आबादी में से, उनकी रिप्रेजेंटेशन से 7 लोग करेंगे, क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स का हमारे सामने ये हाल है। तो मतलब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का क्या काम है? देखिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो एक सरकार का एक टिपिकल इदारा बन गया, एक सरकारी इदारा होता है। उनका सारा साल बैठ के जो है ना ये रियायतियां करना है। अच्छा, अपने मनपसंद जो सहाफी होते हैं उनको कहा है मेरे हक में बोलो, तो या कोई खबर लीक ना करना है, मैं उनको टूर करवा दूंगा। वो टूर करवा देते हैं उनको अक्सर इवेंट्स के ऊपर, वो भी बोलते नहीं है उनके बारे में। और कई नाम जो है वो बीच में इस दस्ते में साथ में सिफारिश पे चले जाते हैं। और हमारा भी कसूर है एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या मीडिया हाउसेस का, वो सारा साल उसका कवरेज भी नहीं देते ना। मामला कारपेट के नीचे दबा रहता है, और जब कोई बड़ा इवेंट आता है तब हम सब जाग जाते हैं, अच्छा ये भी है, ये वो भी है। तो हमें भी इनको खींच के रखना पड़ेगा ताकि ये सिफारिश वाले लोगों को और इनकरेज करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और मैं छोटी सी एक बात करूंगा, क्विकली, मेरे पास लास्ट मिनट है। क्रिकेट बोर्ड जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने एसोसिएशंस की वेबसाइट ही बना सका। एक छोटे से बच्चे को भी कहेंगे एआई से आजकल वेबसाइट बन जाती है यार। वेबसाइट इसलिए नहीं बनाते कि उसमें करप्शन पकड़ी जाती है। वेबसाइट तक तो नहीं है, तो फिर प्लेयर्स ने बेचारों ने क्या ही खेलना। थैंक यू वेरी मच अहमद, बहुत शुक्रिया। अहमद नजीब सत्ती हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं आपको आज का शो पसंद आया होगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।